everyone. This video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ रहे थे और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व की कितनी शेप होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, ये सारे टॉपिक्स हैं वो फिनिश कर लिए. आई होप आपने भी वो सारे लेक्चर्स लिए होंगे. आज की इस क्लास में हमको पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में भी पढ़ा था और मैंने उसमें बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है स्टेट ऑफ रेस्ट. स्टेट ऑफ रेस्ट से क्या मतलब है कि एक ऐसा कंजम्पशन बंडल जो कि मेरे लिए ऑप्टिमम है, मैं अब उस बंडल से डेविएट नहीं करना चाहती. मैं जितना भी कंज्यूम कर रही हूँ मुझे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और मुझे ये बात पता है कि अगर मैं इससे डेविएट करूंगी, यानी कि अगर मैं इस कंजम्पशन बंडल से मूव करूंगी तो मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं रहेगा, मेरा सेटिस्फेक्शन नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ये बात मुझे पता है. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया, वो एक सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कर रहा है. ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है कि he has reached और he has find out his optimum bundle. बंडल से मतलब x कितना कंज्यूम करना है, y कितना कंज्यूम करना है, उसको पता चल गया और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है इस बंडल को चेंज करने की, क्योंकि पता है इफ ही विल चेंज दिस देन उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम नहीं रहेगा. सेटिस्फेक्शन जो है उसका फिर वो मैक्सिमम नहीं रहेगा. So we can say कि a consumer is said to be in equilibrium when he is buying such a combination of goods that leaves him with no tendency to rearrange his purchase of goods. मतलब उसमें अपने को रीअरेंजमेंट करने का टेंडेंसी नहीं रहता है. ठीक है, उसको वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड मिल गया है. बंडल का क्या मतलब है, बंडल का मतलब कॉम्बिनेशंस, बंडल का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, यानी कि उसको वो ऑप्टिमम बंडल मिल गया है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मिल गया है जो कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो इसको रीअरेंज करे अपने परचेज को. ठीक है, और वो जो अपना मनी एक्सपेंडिचर अलोकेट कर रहा है, हमने बजट लाइन के थ्रू देखा था, मनी एक्सपेंडिचर जो अलोकेशन हो रहा है वो भी सेम रहेगा. ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा. अब जिस तरीके से हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कुछ अजम्पशंस मानी थी, वैसे इसमें भी हम कुछ अजम्पशंस मानेंगे कि अगर हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कौन कौन सी अजम्पशंस को हम मानेंगे. तो सबसे पहली अजम्पशंस जो दोनों में कॉमन है, दैट इज रेशनल कंज्यूमर. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा कंज्यूमर है ना बेटा, वो हमारा कंज्यूमर जो है वो रेशनल है और वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव है अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना. ठीक है,
मैक्सिमाइज करना सेटिस्फेक्शन को साथ में विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। ठीक है, कम से कम खर्चे में मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकता है, कंज्यूमर का बस यही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो रेशनल है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन में कोई टेंडेंसी नहीं है चेंज में मनी एक्सपेंडिचर। तो जब मैंने आपको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, तो मैंने उसमें एक चीज आपको पढ़ाई थी कि कंज्यूमर को बैलेंस करना है। किस किस चीज को बैलेंस करना है कंज्यूमर को? कंज्यूमर को दो चीजें बैलेंस करनी है। पहला, सेटिस्फेक्शन, कि उसको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो। दूसरा, जो एक्सपेंडिचर है, जो मैं खर्चा कर रहा हूं, वो मिनिमम है। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर वांट टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ये कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी रेशनल कंज्यूमर का। आप भी तो यही चाहते हैं। जब आप कोर्स खरीदना चाहते हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स चाहिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट चाहिए, बट कम से कम प्राइस में। तो सबका वही है, मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमम कंजम्पशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सेकेंड अजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर हैज ए गिवन इंडिफरेंस मैप। ठीक है, कंज्यूमर के पास अपना इंडिफरेंस मैप है, और ये जो इंडिफरेंस मैप है, इंडिफरेंस मैप क्या बताता है? स्केल ऑफ प्रीफरेंसेस फॉर बोथ गुड एक्स एंड वाई। ठीक है, कंज्यूमर के पास अपना इंडिफरेंस मैप भी है। सेकेंड अजम्पशन ये हो गई। थर्ड अजम्पशन, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है खर्च करने के लिए, यानी कि इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट है। इनकम जो है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं हो रही है, और ये सारी की सारी इनकम उसको स्पेंड होल ऑफ इनकम ऑन टू गुड्स ओनली। दोनों गुड्स पर ही उसको ये इनकम जो है वो खर्च करनी है। देन नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ गुड्स जो है, पहली बात तो वो दिए हुए हैं, गिवन है, और वो कांस्टेंट है। दैट मीन्स अगर कंज्यूमर उनको कंज्यूम कर रहा है तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइसेस बाय बाइंग मोर और लेस। वो कम खरीदे या ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा प्राइसेस पर। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स जो हैं वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे। एक जैसे गुड्स हैं, और हम गुड्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। गुड्स आर डिविजिबल टू। सो दीज आर द assumptions अंडर विच वी हैव टू वर्क। ठीक है, इन assumptions के अंडर में हमको वर्क करना है। रेशनल कंज्यूमर जो है, ये वाली assumption हमारी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में भी थी, ऑर्डिनल में भी है। कंज्यूमर का अपना एक इंडिफरेंस मैप होगा ही होगा, यानी कि हर कंज्यूमर का अपना एक प्रीफरेंस होता ही होता है कि उसको कौन सा गुड कितना पसंद है। इंडिफरेंस मैप जब मैंने बताया था, तो मैंने उसमें बताया था कि इट इज अ स्केल ऑफ प्रीफरेंसेस। देन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, इनकम जो है वो कांस्टेंट है, और वो जो इनकम है उसको दोनों गुड्स पर कंज्यूम करनी है, खर्च करनी है सारी की सारी इनकम। और जो प्राइसेस ऑफ गुड्स है वो गिवन है, कांस्टेंट है। ठीक है, गुड्स होमोजीनियस एंड डिविजिबल है। थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इन assumptions पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है बेटा। देखिए मैंने बोला कि कंज्यूमर की जो इनकम है ना वो फिक्स्ड है, तो इनकम जो मैंने मानी कांस्टेंट मानी। तो ये दो अजम्पशन जब मैंने आपको बजट लाइन पढ़ाई थी ना, तो ये दोनों अजम्पशन मेरी बजट लाइन की हैं। ठीक है, अगर मेरी इनकम कांस्टेंट नहीं होगी, मेरी इनकम चेंज हो रही होगी, तो उसमें इनकम इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा। इनकम इफेक्ट हमको एक देखने के लिए मिलेगा, और जब हम इनकम इफेक्ट को देखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमको सेपरेटली इनकम इफेक्ट देखना है। अगर हम इसमें ही इनकम इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम इक्विलिब्रियम को नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से जो हमने प्राइसेस ऑफ गुड्स गिवन और कांस्टेंट माने हैं, तो जो मेरा प्राइसेस ऑफ गुड कांस्टेंट है, इनकम इफेक्ट के बाद हम प्राइस इफेक्ट ही पढ़ेंगे। और इस प्राइस इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि जब प्राइस बढ़ता है तो किस तरीके से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्विच होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने इन दोनों को कांस्टेंट माना है, और ये दोनों अजम्पशन जो है वो बजट लाइन की भी अजम्पशंस है। अजम्पशंस क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ। तो ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। गुड बाय IC1 बजट लाइन बनाते हैं। दिस इज माय बजट लाइन, लेट्स से दिस इज AB। ठीक है, ये मेरी बजट लाइन है। इतने में कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मेरे आईसीज है। आप पेन पेपर पे बनाएंगे तो प्रॉपर शेप बना लीजिएगा, बोर्ड पे ना अभी प्रॉपर शेप बनती नहीं है। दिस इज Q। ठीक है, अब देखिए मैंने ये डायग्राम बना दिया है। मैंने क्या किया, सबसे पहले बजट लाइन बनाई, और बजट लाइन के बाद में मैंने इंडिफरेंस मैप्स बनाए। ठीक है, बजट लाइन के बाद में अगर इंडिफरेंस मैप बनाएंगे तो डायग्राम को ड्रॉ करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि कंज्यूमर जो उसके पास इंडिफरेंस मैप गिवन है और जो बजट कंस्ट्रेंट गिवन है, इसमें से कौन सा बंडल डिसाइड करता है खरीदने का, अगर हम उसका इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन को बराबर ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिफरेंस मैप क्या बता रहा है मुझको। इंडिफरेंस मैप मुझको बता रहा है प्रीफरेंसेस। किसका प्रीफरेंस बता रहा है? प्रीफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। प्रीफरेंसेस का मतलब एक्स को प्रेफर करता है वाई से, या फिर इनडिफरेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और साथ में जो इसमें बजट लाइन है वो ये बता रही है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो खरीद सकते हो। वेरियस कॉम्बिनेशंस, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आप डिफरेंट गुड्स के खरीद सकते हो विथ योर लिमिटेड इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम बजट लाइन को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। हमने बजट स्पेस को क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि हमने अजम्पशन मानी थी कि हम अपने सारी की सारी इनकम जो है वो खर्च कर देंगे, और सारी की सारी इनकम हम बजट लाइन में ही खर्च करते हैं, बजट स्पेस में खर्च नहीं करते हैं। इसीलिए हमने बजट लाइन कंसिडर किया है, बजट में बजट स्पेस को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन को एक साथ रख दिया। अब आप मुझे अपना कॉमन सेंस लगा के बताइए कि इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। गुड एक्स एक्स एक्सिस पर है, गुड वाई वाई एक्सिस पर है। पूरा हमने इंडिफरेंस मैप बनाया। ये जो इंडिफरेंस मैप है ये कंज्यूमर का पूरा स्केल बता रहा है।
प्रीफरेंसेस का क्या स्केल है, साथ में हमने बजट लाइन बना दी। अब हमें इसमें से ये पता करना है कि कंज्यूमर का जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ है। देखिए, हमारी जो बजट लाइन है ए बी, तो ये जो बजट लाइन है, इस बजट लाइन पे हम कोई भी बंडल जो है वो खरीद सकते हैं, और जितने भी बंडल हम खरीदेंगे सबका जो अमाउंट है सब में हमको सेम ही पैसा पे करना पड़ा है। तो जो मेरी ये बजट लाइन है, अगर इस बजट लाइन पे मैं कोई भी बंडल खरीद सकती हूँ, और इस बजट लाइन पे मैं जब बंडल खरीदूंगी तो मेरे को सेम ही पैसा पे करना है, तो आपको क्या लगता है एक रेशनल कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स चाहेगा, क्योंकि मुझे पैसा तो सेम देना है। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं तो बजट लाइन पे होगा, यानी कि ए बी पे मेरा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, ये मुझे समझ में आ गया। अब ए बी पे मेरे को ये ढूंढना है कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स कहाँ कंज्यूम कर सकती हूँ। तो आप इसमें कॉमन सेंस लगाकर मुझे बताइए कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स, ये जो बजट लाइन आपको दिख रही है ए बी, इस बजट लाइन पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स कहाँ अटेन कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स जो है वो क्यू पे अटेन कर सकते हैं? क्यू पे मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड हम अटेन कर सकते हैं, और इस पे जो बजट लाइन है वो टेंजेंट भी है इंडिफरेंस कर्व के। बजट लाइन जो है वो टेंजेंट है आईसी के, यानी कि यहाँ पे बजट लाइन और आईसी जो है वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ में हमने क्या देखा कि हम ओ एम अमाउंट ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहे हैं, और हम ओ एन अमाउंट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि जहां पे बजट लाइन टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व के, वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि इसमें बाकी और कहीं जगह इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा। देखिए, IC4 और IC5 में इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो बजट लाइन है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। बजट लाइन इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके पास इतनी इनकम ही नहीं है कि आप IC4 या IC5 पे मूव कर पाए। तो IC4 और IC5 तो वैसे ही रूल आउट हो गए। IC3 पे हमारा इक्विलिब्रियम है। IC2 और IC1, इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस कर्व 2 पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने एक अजम्पशन मानी थी, और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, हायर आईसी मीन्स हायर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और इसके साथ में मैंने एक चीज और बताई थी कि कंज्यूमर के प्रीफरेंस में अजम्पशन होती है मोर इज बेटर। मोर इज बेटर से क्या मतलब है कि मैं जितना ज्यादा कंज्यूम करूंगा मुझे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, मोर इज बेटर। और हायर आईसी मीन्स हायर सेटिस्फेक्शन। तो जब कंज्यूमर अपने बजट के अंदर IC1 के कॉम्बिनेशन को भी अफोर्ड कर सकता है, IC2 के कॉम्बिनेशन को भी अफोर्ड कर सकता है, और IC3 के कॉम्बिनेशन को भी अफोर्ड कर सकता है, बट क्योंकि हम ये मानते हैं कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है, और कंज्यूमर का जनरल प्रीफरेंस होता है मोर इज बेटर, दैट इज वाई वी विल स्टिक टू IC3। Why? Why we are sticking to IC3? Because it is the highest IC a consumer can reach with his budget line। इस बजट लाइन में जो बजट कंस्ट्रेंट हमें कंज्यूमर के पास है, उस बजट कंस्ट्रेंट में वो IC3 से आगे मूव नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट मूव बियॉन्ड द IC3, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। और अगर उसको IC3 पे स्टिक करना है, तो IC3 पे वो स्टिक तब करेगा जब बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होगी। किसके टेंजेंट होगी बजट लाइन? इंडिफरेंस कर्व के, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ, हमारे पास कंज्यूमर का इंडिफरेंस मैप था और कंज्यूमर की बजट लाइन थी।
इंडिफरेंस मैप कंज्यूमर का प्रेफरेंस बताता है और बजट लाइन उसका कंस्ट्रेंट बताता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं। तो वो मिनिमम पैसों में मैक्सिमम एक्सपेंडिचर को अटेन करना चाहता है, तो वो वही पॉसिबल है जहां पर आईसी बजट लाइन के टेंजेंट होगा। अगर आईसी बजट लाइन के टेंजेंट नहीं है तो वो आपका मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट नहीं है, वो आपका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स नहीं है, वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। IC must be tangent to the IC must be tangent to the budget line। तो हमारा जो इसमें IC था वो टेंजेंट में आ रहा था एट द क्यू पॉइंट, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन होगा वो उसको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा और वो अनअटेनेबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मान लिया कि जो हमारी बजट लाइन है ए बी, दैट इज टेंजेंट टू द पॉइंट क्यू। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं ओरिजिन के, जो बजट लाइन पे और पॉइंट है, बजट लाइन पे जो और पॉइंट है, चाहे वो आर एस पॉइंट है चाहे वो टी एच पॉइंट है, मैंने पॉइंट और भी लिखे थे ना इंटरसेक्शन के। देखिए यहां भी इंटरसेक्शन है, यहां भी इंटरसेक्शन है, यहां भी इंटरसेक्शन है, यहां भी इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स जो है वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आर वाला पॉइंट आप ले लीजिए, जो कि है तो बजट लाइन पर ही बट वो लोअर आईसी पर है, ठीक है। अब जो पॉइंट आर है जो कि लोअर हमारे आईसी कर्व पर है, ये बात तो सही है कि अगर हम बजट लाइन ए बी को कंसीडर करें तो हम बंडल आर भी खरीद सकते हैं, हम बंडल एस भी खरीद सकते हैं, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि हम ये खरीद सकते हैं, ठीक है। नाउ क्योंकि वी कैन बाई बोथ ऑफ दीज थिंग्स, बट अगर मैं बात करूं ए बी जो मेरी बजट लाइन है, क्या इसमें इससे बेटर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैम ये लोअर इंडिफरेंस कर्व पर है और क्यू जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर है। बजट लाइन पे तो टेंजेंट है बट आपका आईसी तो लोअर है ना, हम लोअर आईसी पे थोड़ी ना इक्विलिब्रियम पे होंगे, हम हायर आईसी पे जो होगा, हायर आईसी पे हम हायर इक्विलिब्रियम पे, हायर आईसी पे हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से जो टी और एच है ये भी बजट लाइन पर हैं, बट दिक्कत वही है कि ये बजट लाइन पर होने के साथ में ये लोअर आईसी पर है। तो हमारे टारगेट दो ही होते हैं, पहला हम लोअर बजट लाइन, पहला हम बजट लाइन पे रहें और दूसरा विद इन दैट बजट लाइन हम हायर से हायर आईसी को पहुंचे, यानी कि मोर इज बेटर वाला जो हमारा जम्पशन था उसको फुलफिल करें। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मेरा टेंजेंसी का पॉइंट है क्यू, अब थोड़ी सी टेंजेंसी पॉइंट की बात करते हैं। एट टेंजेंसी पॉइंट क्यू, इस पॉइंट पर क्या है बेटा? एट टेंजेंसी पॉइंट क्यू टेंजेंट है, इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन। टेंजेंट का क्या मतलब होता है कि स्लोप्स आर इक्वल, यानी कि एट क्यू स्लोप्स आर इक्वल। किसके स्लोप इक्वल है? आईसी का स्लोप इज इक्वल टू बजट लाइन का स्लोप। आईसी का स्लोप क्या होता है? बहुत टाइम से बताती हुई आ रही हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? पी एक्स वाई पी वाई, प्राइस रेशो। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आ गई मेरी? दिस इज माय इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आ गया मेरा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, marginal rate of substitution of x for y should be equal to the price ratio of both the commodities. This is my equilibrium condition.
ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने ड्राइव कहाँ से की? मैंने ग्राफ से ड्राइव की, ठीक है। अब MRS XY इज इक्वल टू PX ओवर PY, ये मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इतना मुझे समझ में आ गया। इफ दिस इज माई इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो कभी ना कभी डिसइक्विलिब्रियम भी होगा। डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है मार्केट में, जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा इक्विलिब्रियम ही रहे। तो अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है तो डिसइक्विलिब्रियम किस कंडीशन में होगा? दो ही कंडीशन होंगी, या तो मेरा MRX मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y ज्यादा हो जाए प्राइस रेशो से, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y कम हो जाए प्राइस रेशो से। समझ में आया? अगर मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, इन दोनों ही कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा? दोनों ही कंडीशन में कंज्यूमर विल स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग वन गुड फॉर अनदर, ठीक है। कंज्यूमर विल स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग वन गुड फॉर अनदर। अब MRS XY यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y, इफ इट इज ग्रेटर देन प्राइस रेशो, तो कंज्यूमर क्या करेगा? इस केस में कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट गुड X फॉर गुड Y, ठीक है बेटा। और अगर मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y कम है प्राइस रेशो से, तो गुड Y को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम गुड X के लिए। गुड X को सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर गुड Y का क्या मतलब है? गुड X को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है X का कंजम्पशन बढ़ेगा, और गुड Y को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब यह है कि गुड Y का कंजम्पशन बढ़ेगा। अगेन इसमें सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूशन तब तक चलेगा कि अल्टीमेटली मेरा जो MRS XY है वो PX PY के इक्वल हो जाएगा और मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाऊंगा। सेम वे यहाँ पे जो है मेरा जो MRS XY इज लेस देन PX PY, जो मेरा सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड Y है वो तब तक चलेगा कि मैं अपना जो मेरा MRS XY है वो इक्वल ना हो जाए टिल PX डिवाइड बाय PY, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है, MRS XY कैसे बढ़ेगा, PX PY कैसे बढ़ेगा, वो आप अपना पूरा ड्रॉ करके भी देख सकते हो, आप अपना पूरा शेड्यूल बना के घर पे देख सकते हो, ठीक है। देखिए पॉइंट Q है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पॉइंट Q हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पे क्या है? बजट लाइन टेंजेंट हो गई IC के। इसके अलावा मैंने बताया था कि बजट लाइन पे दो पॉइंट और हैं जो कि R और S हैं, ठीक है। R और S जो है वो इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? वो इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोअर IC पर है, ठीक है। अब R और S कौन सी कंडीशन को शो कर रहे हैं? ये मेरे डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो कर रहे हैं, और ये डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है व्हेन MRS XY इज ग्रेटर देन PX M। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि समझ पाओ आप। ये कौन सी कंडीशन को बता रहे हैं? ये बता रहे हैं MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY, यानी कि इस पॉइंट पे IC का स्लोप ज्यादा है और बजट लाइन का जो स्लोप है वो कम है। अगर आप केवल इतने पोर्शन को देखो, बाकी सारी फिगर को भूल जाओ, और केवल इतने पोर्शन को देखो, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ, इतना पोर्शन देखो, तो आपको देखने से नहीं लग रहा है कि जो IC है वो थोड़ा स्टीपर है और जो बजट लाइन है वो थोड़ा फ्लैटर है। अगर मैं केवल उस पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ करूं तो बजट लाइन फ्लैटर है और IC बिल्कुल ऐसा है,
अगर केवल इतना पोर्शन ड्रॉ करूं, यानी कि मेरा आईसी जो है वो स्टीपर है और मेरा बजट लाइन जो है वो फ्लैटर है। ये मैंने अलग से ड्रॉ किया था, मैं इसको हटा देती हूँ। इतना समझ में आया? अब समझने वाली बात इसके बाद में ये है, क्योंकि मेरा बजट लाइन का स्लोप जो है वो कम है और आईसी का स्लोप ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। ठीक है, गुड एक्स को सब्सटीट्यूट करने लगूंगा फॉर गुड वाई, और जैसे ही मैं अपना सब्सटीट्यूशन शुरू करूंगा, आई विल कम डाउन अलोंग द बजट लाइन। ठीक है, जैसे ही मेरा एम आर एस एक्स वाई का, जैसे मैं एक्स का कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, एक्स का कंजम्पशन जैसे ही मैंने बढ़ाया, तो दैट विल इम्पैक्ट माई एम आर एस एक्स वाई, और मैं इसमें नीचे की तरफ मूव करूंगा, और मैं तब तक अपना कंजम्पशन बढ़ाता रहूंगा, तब तक मैं क्यू पॉइंट पे या हायर आईसी पे मूव नहीं कर जाता। ठीक है, तो आई विल मूव टू द हायर आईसीज। हाउ आई विल मूव टू द हायर आईसीज? बाय इंक्रीजिंग the consumption of x, or we can say by substituting the good x for good y। इतना समझ में आ गया? now look at these 2 points, mrs xy, ये th, इन 2 पॉइंट्स को देखिए। ये कौन सी कंडीशन बता रहे हैं डिसइक्विलिब्रियम की? व्हेन mrs xy इज लेस देन ps py। अगर आप केवल इतने ही फिगर को ध्यान से देखो, केवल इतने फिगर को, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो बजट लाइन है ना, वो स्टीप है, और ये जो आईसी वाला पोर्शन है ना, ये फ्लैट हो गया है। बेसिकली जो स्लोप था बजट लाइन का वो कम है, और स्लोप जो आईसी का था वो कम है, और जो बजट लाइन का स्लोप है वो ज्यादा हो गया है। क्या कंडीशन है यहाँ पे? एम आर एस एक्स वाई लेस देन पी एक्स वाई पी वाई, यानी कि स्लोप ऑफ आईसी इज लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब आईसी का स्लोप कम है, तो मैं क्या करूंगा इस केस में? आई विल स्टार्ट सब्सटीट्यूटिंग गुड वाई फॉर गुड एक्स, और जब मैं y को x से सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मेरा एम आर एस एक्स वाई जो है वो ऊपर चला जाएगा, एंड आई विल इवेंचुअली मूव अपवर्ड। यहां से मैं क्या कर रही थी? डाउनवर्ड मूव कर रही थी। यहां से मैं क्या करूंगी? अपवर्ड मूव करूंगी, और मैं तब तक इसी कंजम्पशन के पैटर्न को फॉलो करूंगी जब तक मैं क्यू पॉइंट पे ना पहुंच जाऊं, जब तक मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना पहुंच जाऊं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है वो एक ये है कि जो बजट लाइन है वो आईसी के टेंजेंट होने चाहिए, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड फॉर एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस रेशो ऑफ बोथ तक। ये कंडीशन मस्ट है, ये कंडीशन फॉलो होनी ही चाहिए। अब देखिए, आप सब लोगों के माइंड में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ कि जो एम आर एस एक्स वाई है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा बाई सब्सटीट्यूटिंग x फॉर y और y फॉर x। ठीक है, अगर आपके माइंड में जरा सा भी कंफ्यूजन है, तो देखिए, जब मैंने एम आर एस एक्स वाई वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वाला जो टॉपिक है, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था। और जब वो डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ठीक है, समझ में आ गया? इन केस हम x का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी एम आर एक्स वाई, अगर मैंने x को सब्सटीट्यूट किया तो उससे मिलने वाली मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, तो यानी कि मेरा जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू अब कम हो गई पहले से, एंड दैट इज वाई इट विल इम्पैक्ट एम आर एस एक्स वाई। अगर आप इसका न्यूमेरिकल चेक करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। लेट्स से पहले जो मेरा एम यू एक्स था वो 5 था, और एम यू वाई 2 था। ठीक है, तो मेरा एम आर एस एक्स वाई क्या आ गया? 2.5। नाउ सपोज मैंने x को सब्सटीट्यूट करना शुरू किया, और क्योंकि मैंने जब x को सब्सटीट्यूट करना शुरू किया तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है कम होगा, और जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी बेटा कम हुआ, देन लेट अस जस्ट अज्यूम कि जो उसका वो था
मार्जिनल यूटिलिटी वो 4 हो गया, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। तो मेरा जो MRS/XY था वो कम हो गया, पहले 2.5 था और अब मेरा 2 था। ये मेरा MRS/XY कम क्यों हुआ? क्योंकि मैंने x को सब्सटीट्यूट किया फॉर y, x का कंजम्पशन बढ़ाया और y का कंजम्पशन कम किया। ठीक है, यहां पर आ जाइए। आई होप इतना आपको दिख रहा होगा। MRS/XY वॉज ग्रेटर देन PX/PY, यानी कि जो MRS/XY था वो ज्यादा था, x का कंजम्पशन बढ़ेगा, MRXY जो है वो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली इट विल कम इक्वल टू PX/PY। कैसे कम होगा वो मैंने अभी यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाया कि इस तरीके से वो कम हो जाएगा। समझ आया क्या किस तरीके से कम हुआ? 2.5 से मेरा MRS 2 हो गया। इसी तरीके से जब मेरा MRS/XY अगर मेरा ग्रेटर है MUX और लेस देन MUX/MUY, जो कि इंडिफरेंस करके लोअर साइड का केस था, इस केस में अगर मैं y का कंजम्पशन बढ़ा दूं तो ऑब्वियसली बात है मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। जब जैसे हम किसी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। अब अगर y का कंजम्पशन बढ़ाने के बाद मैं मार्जिनल यूटिलिटी कम कर देती हूँ तो MRS/XY इज इक्वल टू MUX डिवाइड बाई MUY। वैल्यूज को रख के देखते हैं। तो लेट्स से MUX मेरा 10 है, MUY मेरा 2 है, तो ये क्या आ गया 5। अब लेट्स से MUX तो मेरा सेम है और MUY मेरा कम हो गया है, तो लेट्स से 2 से 1 हो गया तो 10। मेरा MRS/XY क्या हो जाएगा? वो बढ़ गया है, कितना हो गया 5 से 10। तो इस केस में क्या होगा? MRS/XY मेरा बढ़ जाएगा एंड इट विल अल्टीमेटली कम इक्वल टू द PX डिवाइड बाई PY। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि मेरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है MRS/XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। फिर डिसइक्विलिब्रियम होगा, डिसइक्विलिब्रियम दो केसेस में होगा कि जो मेरा MRS/XY है दैट इज ग्रेटर देन PX/PY। जैसे ही हम x का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मेरा MRS/XY जो है वो फॉल करना शुरू हो जाएगा। किस तरीके से फॉल करेगा वो मैंने अभी आपको समझा दिया है। और जब वो फॉल करेगा तो अल्टीमेटली वो इक्वल हो जाएगा किसके? PX/PY के। सेम यहाँ पे MRS/XY इज लेस देन PX/PY और जब मैं इसमें y को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दूंगी, y का कंजम्पशन करना शुरू कर दूंगी, तो मेरा जो MRS/XY था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और मेरा MRS/XY जो है वो बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली इट विल बी रीच टू द इक्वालिटी ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटीज। एंड इसी तरीके से जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इतने सारे पॉइंट से इतना जो डिस्कशन किया है उससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज marginal rate of substitution must be equal to the price ratio of both the commodities। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि IC कर्व जो है that should be tangent to the budget line, IC should be tangent to the budget line, slope should be equal, slope of indifference curve should be equal to the slope of budget line, MRS marginal rate of substitution of X for Y should be equal to the price ratio of both the goods is equal to PX divided by PY। तो ये तीनों चीजें सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन निकल कर आ गई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या निकल कर आई? IC मस्ट बी टेंजेंट टू बजट लाइन। इसी का मतलब है स्लोप ऑफ IC शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसी का मतलब है स्लोप ऑफ IC MRS/XY इज इक्वल टू PX डिवाइड बाई PY। तो ये मेरी पहली कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम की। क्या ये सफिशिएंट है? देखिए ये जो कंडीशन आई है ना इक्विलिब्रियम की, दिस इज नेसेसरी कंडीशन, बट
इट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। ये मेरी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है, इसके बिना इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, ये काफी नहीं है। मैम ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर ये काफी नहीं है तो फिर हमें एक सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी देखनी होगी, सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम मेरी क्या है? दैट IC should be convex at the point of tangency। मेरा जो IC है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये मेरी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है। और हम अभी इस चीज को समझेंगे कि वाई ये जरूरी है लेकिन काफी नहीं है, और ये कंडीशन क्यों होना जरूरी है। अगर IC कॉन्वेक्स नहीं होगा तो हाउ इट विल इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है कि जो IC है वो मेरा कॉन्वेक्स होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जैसे कि लेट्स से एक्स वाई, ये मेरी बजट लाइन और ये मेरा इंडिफरेंस कर्व, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि ये जो टेंजेंसी का पॉइंट है ना, इस टेंजेंसी के पॉइंट पे मेरा IC कॉन्वेक्स होना चाहिए, ना कि कॉनकेव। ठीक है मैम, हमें समझ में आ गया कि आप कह रहे हो टेंजेंसी की जगह पे जो IC है वो कॉनकेव नहीं होना चाहिए, वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। बट क्यों, वाई, ऐसा क्यों होना चाहिए? अगला लॉजिकल क्वेश्चन कि मैम ऐसा क्यों होना चाहिए। हम जितना लॉजिक से चलेंगे ना उतना बेटर रहेगा, उतना हमें कम चीजें रटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो हम ना कॉनकेव IC के साथ बना के देख लेते हैं ना, करके देख लेते हैं कि अगर मेरा IC टेंजेंसी पे कॉनकेव है तब क्या होगा। लेट अस जस्ट डू इट, तो सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। दिस इज ए बजट लाइन। अब इस बजट लाइन पे हमको ICs बनाना है। ठीक है, तो पहला IC हमने ये बनाया, फिर हमने ये बनाया, और फिर हमने ये बनाया। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसके बाद में हमने दूसरा IC बनाया, इसी के साथ में हमने तीसरा IC बनाया, चौथा IC बनाया। IC1, IC2, IC3, IC4। हम जानते हैं कि IC3 और IC4 तो अनअटेनेबल है, ये तो हम अपने बजट कंस्ट्रेंट के साथ अटेन कर ही नहीं सकते हैं, तो इन पे तो डिस्कशन ही बेवकूफी है, इन पे तो हमको डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा मेन पॉइंट ये था कि जो IC है दैट मस्ट बी कॉन्वेक्स, IC जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, what happens if my IC is concave at tangency? What will happen? Let's say, let's consider this point J। इस पॉइंट पे क्या है, IC मेरा कॉनकेव है। ठीक है, क्या शेप है IC का? कॉनकेव शेप है। अब मेरे को ये बताना है कि why this is not an equilibrium point। मैं थोड़ी सी ड्राइंग कर लेती हूँ। दिस इज J एंड लेट्स से दिस इज माय U पॉइंट। ठीक है, दिस इज U, दिस इज T। ठीक है, एंड दिस इज M पॉइंट। देखिए, इसमें
जो बजट लाइन है उसकी टेंजेंसी मुझे 3-4 जगह दिख रही है। यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे कि जे है, दूसरा टेंजेंट यहाँ पर है, तीसरा टेंजेंट यहाँ पर है, और ये टेंजेंट नहीं है। प्लीज मेक श्योर ये जो यू पॉइंट है दिस इज नॉट टेंजेंट। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसको लेबलिंग किया है, किसी और पर्पज से लेबलिंग किया है। अब मेरे को ये समझना है कि ये जो तीनों पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स, दीज आर टेंजेंट्स, बट व्हाई J इज नॉट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब देखिए बजट लाइन पे मेरे तीनों पॉइंट है, T भी है, J भी है, M भी है, और IC से कॉन्वेक्स IC से टेंजेंट भी है, ये तीनों के तीनों पॉइंट। बट जब हम J की बात करते हैं, ये J मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं हो सकता है? J मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम नहीं है। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है क्योंकि जे पॉइंट पे मेरा आईसी जो है वो कॉनकेव है, और ऐसे कोई ना कोई पॉइंट होंगे सेम बजट लाइन में जो कि उससे हायर इंडिफरेंस कर्व पे होंगे। ठीक है, जे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, क्यों? जे कॉनकेव है, और जब ये कॉनकेव होगा तो उस केस में क्या होता है, कोई ना कोई हमारे पास ऐसा पॉइंट मिल जाएगा सेम बजट लाइन पे जो कि हायर आईसी पे होगा। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट टी एंड पॉइंट एम, ये दोनों मेरे हायर आईसी पर हैं, और ये हायर आईसी पे क्यों है? क्योंकि ये कॉनकेव है। ठीक है, अगर ये कॉनकेव नहीं होता तो ये प्रॉब्लम खड़ी ही नहीं होती। दिस इज कॉनकेव, दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम हैज बीन अराइजन। ठीक है, तो जब हमको जे से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है विद द सेम प्राइसेस तो हम ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेंगे ना। व्हाई वुड वी गो फॉर द लोअर सेटिस्फेक्शन? ठीक है, इसीलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशन होना मस्ट है। सबसे पहली कंडीशन जो है दैट बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x for y should be equal to price ratios, and second IC must be convex at point of tangency। IC जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, इफ IC वुड बी कॉनकेव, अगर IC कॉनकेव होगा तो उससे हमें हायर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, एंड क्योंकि उससे मुझे हायर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है विद द सेम बजट लाइन आई कैन मूव टू हायर आईसी, दैट इज वाई मैं हायर आईसी पे मूव कर जाऊंगा। इसीलिए जो मेरा कॉनकेव पॉइंट होगा वो मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया इस इक्विलिब्रियम के कंडीशन से कि जो कंज्यूमर है वो अपने मनी एक्सपेंडिचर को अलोकेट करता है, 2 गुड्स पे करता है और पूरा का पूरा पैसा खर्च करता है, लेकिन हर हर एक बंडल के लिए या हर एक गुड के लिए हर एक कस्टमर का अपना रिलेटिव प्रीफरेंस है। ठीक है, अगेन सेम चीज कि किसी को हो सकता है एप्पल ज्यादा पसंद हो और हो सकता है किसी को ऑरेंज ज्यादा पसंद हो, तो ये रिलेटिव प्रीफरेंस है बेटा। ठीक है, अब ये रिलेटिव प्रीफरेंसेस जो है वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है वो देखना है। ठीक है, हर किसी का इक्विलिब्रियम सेम नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है दैट इज हाउ डिफरेंस इन प्रीफरेंस एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.